Good afternoon, all. Welcome to lecture number 11 for BCK CA Foundation May 21 Fast Track Batch. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें हमें सबसे पहले बीसीके सब्जेक्ट ने क्या बताया। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन टू बीसीके। मतलब कि आप लोगों को ग्राउंड जीरो की रियलिटी बताई गई कि बिजनेस में एक्चुअल में होता क्या क्या। बिजनेस एंड कॉमर्स में हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, बीसीके, राइट। दूसरे चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया गया कि अब तुमने ग्राउंड लेवल पे बिजनेस को तो समझ लिया है, लेकिन अब ये समझो कि बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, किन किन चीजों से बिजनेस इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसमें कंपनीज की बात करी गई है। उसमें रिवीजन का ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं चैप्टर नंबर 4 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले तो इस चैप्टर की रेलिवेंसी समझो बच्चों। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। अब इस चैप्टर की रेलिवेंसी क्या है? देखिए, हम लोग डे 1 से एक चीज बार बार समझ रहे हैं कि बिजनेस की सराउंडिंग्स में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। लेकिन जब हम लोग उसको लेमैन लैंग्वेज में देखते हैं ना, तो हमेशा ये बोलते हैं गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो हमेशा बिजनेस के लिए नेगेटिव रहे। अगर हम लेमैन थ्योरी में चले जाएं तो यही चीज है। ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सच का सामना करने का फायदा हो, जिसमें आपको ये चीज समझाई जाए कि सर, जब हम लोग बिजनेस की ग्रोथ की तैयारी करते हैं तो हम गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना वो चीज नहीं कर सकते। अब साथ ही में ये चीज है, क्या सर हर बार वही सिस्टम होगा, हम जाके बैठ जाएंगे, हम उनको एजिटेट करेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें तो ये चीजें चाहिए तभी गवर्नमेंट करेगा? नहीं। इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि कैसे सरकार की पॉलिसीज जो हैं वो आपकी बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। अब इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं, राइट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 370। सुना है बेटा ये क्या था? कौन बता सकता है क्या? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा बताइए। हम्म। एग्जैक्टली। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो जे एंड के में बिजनेस रिलेटेड हम सिर्फ बात करते हैं, अदर चीजों की हम बात नहीं करते। किसी रिलीजन की, किसी कास्ट की कोई जरूरत नहीं है। जे एंड के में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ये थी कि यहां पे कोई अपनी प्रॉपर्टी बाहर से आके नहीं खरीद सकता। ये चीज सबने सुनी होगी, आप सब इतना एक्टिव रहते हैं, राइट। तो अब बेटा सपोज करो, ठीक, सपोज क्या करो, ये चीज एक्चुअल में हुई कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया या अमेंड किया गया। अमेंडमेंट के हमें सिर्फ एक क्लॉज को आज समझना है कि सर सपोज कीजिए हम बैठे हैं राजस्थान, ठीक, या बैठे हैं दिल्ली में, कहीं पे आपका कारोबार दिल्ली में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो और थोड़ा सा इन स्टेट्स में जाना शुरू हो जाए, आइदर पंजाब, हिमाचल, जे एंड के, हरियाणा, एक ही रो में आते हैं सारे, राइट। पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल, फिर जे एंड के, एक यही सिस्टम। तो अगर आपने एक्सपेंशन करनी है तो आपने सोचा कि नहीं नहीं यार, ये मेरी चीज ही ऐसी है जो नॉर्थ के वेस्ट में ज्यादा बिकेगी। अब आपने धीरे धीरे करके बिजनेस को ग्रो करवाना शुरू किया। पंजाब में आपको मिली परमिशन, बहुत बढ़िया। फिर आपको हिमाचल में भी मिल गई परमिशन, बहुत बढ़िया। हरियाणा में भी मिल गई परमिशन, बहुत बढ़िया।
लेकिन फिर आप J&K में पहुंचे। अब सोचने वाली बात है, सर एक स्टेट है, छोड़ भी तो सकते थे। बात यह है छोड़ने की, जब आपको पता है कि हमारा कस्टमर बेस वहां पे बैठा है तो क्यों छोड़। आपने बहुत धक्का मुक्की करी, नहीं नहीं जी हम, ये आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट से पहले की बात है, आपने बहुत धक्का, नहीं नहीं जी हमें तो J&K में कारोबार करना है, लेकिन आपके पास परमिशन ही नहीं थी। अगर आप करते भी तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेती। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो वायलेशन ऑफ लॉ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, आपने वहां पे जमीन खरीदी, वहां पे अपना सेटअप तैयार किया और J&K में भी अपना कारोबार सेटअप कर दिया। सर क्या यहीं पे टाटा बाय बाय खत्म? नहीं जी, इसके बाद सर हम जाएंगे किसकी ओर? ग्लोबल लेवल पे। J&K पे दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है, आगे भी तो बढ़ सकते हो। ठीक, तो ये एक्सपेंशन होती रहती, लेकिन एक्सपेंशन में गवर्नमेंट का क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा? बहुत रहा। अगर ना होती ये अमेंडमेंट तब भी वहां पे गवर्नमेंट का रोल होता, बिल्कुल होता सर, उसी की वजह से तो रुके हुए थे। तो ये चैप्टर यही आपको समझा रहा है कैसे सरकार की एक पॉलिसी बिजनेस की ग्रोथ में मदद या सहायता करती। अब यहां पे इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया बेटा। ये चीज के ऊपर जो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है इसको हमेशा ध्यान से सुना करो, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाता है। अब इस चैप्टर को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाता है? चेंज, बदलाव। कौन कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है। दूसरा है एलपीजी, आज तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म, ईयर 1991। और तीसरे हिस्से में बताया गया है कि ये पॉलिसी बनाकर आउटकम्स क्या निकली हैं, व्हाट आर दी रिजल्ट्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इस एग्जांपल से, जहां पे आपको ये चीज बताई गई है कैसे एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है कारोबार चलाने में। ये एग्जांपल बेटा एक आईटी ग्रेजुएट और एक सीए की है, तो बट ऑब्वियसली इस एग्जांपल में तुम अपने आप को क्या समझोगे? समझो, शाबाश। रमन was a computer science graduate and has developed an app based solution for blind students। यहां पे बिजनेस कौन सा है बेटा? ऐप बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक। अली his friend was a CA रैंक होल्डर, इग्नोर रैंक होल्डर, कोई बात नहीं, सिर्फ सीए की भी बात कर सकते हैं हम लोग यहां पे। अली had 3 offers from 2 big audit firms from a consulting company। रमन अंडरस्टैंड दी टेक्नोलॉजी। अली के पास अपना जॉब ऑफर था और रमन को पूरी तरह से आईटी समझ में आती थी। आगे बढ़िए, बट ही डज नॉट नो फाइनेंस। बेटा एक जब भी तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया, गए हो नहीं गए हो, जब भी प्लान बनाया तो हमेशा प्लान की क्या बात होती है? एक बंदा बोलता है चल भाई गोवा चलते हैं, सबसे कॉमन प्लान है जो आज तक किसी का पूरा नहीं होता। ठीक, वो बोला गोवा चलते हैं, तो एक ना एक फ्रेंड, कम से कम एक, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, एक फ्रेंड ऐसा जरूर होगा भाई जो मर्जी कर ले, पैसे बता दियो बस कितने। अब वही वाला दोस्त यहां पे हमारा कौन है? रमन। ये कहता भाई ऐप वगैरह का जो मर्जी काम करवा ले, पैसे बता दे बस, फाइनेंस तू संभाल, क्योंकि मुझे फाइनेंस का कुछ भी नहीं है। तो जहां पे शब्द आ जाता है फाइनेंस, मनी, अकाउंट्स, यहां पे कौन सा प्रोफेशन हमारे दिमाग में आता है? हमारा मतलब के चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सर ये तो गुरु हैं इन चीजों के, माना तो यही जाता है। चलो, लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि बेटा एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन नेचर, तो हमें कहीं ना कहीं लॉ भी पढ़ना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है। जिस दिन बजट का सत्र आता है, जिस दिन बजट सेशन आता है, उस दिन सब लोग किसके पास बैठे होते हैं? जाके सीए के पास। अब ये बताएगा क्या हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि समझ में ही ज्यादातर डिटेल में वो नहीं आता। आगे, ऑन दी अदर हैंड अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, बट ही अंडरस्टैंड्स पेटेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जीएसटी फॉर्मेलिटीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज एटसेट्रा। अब जो सिचुएशन पे रमन खड़ा है उसी सिचुएशन पे अली खड़ा है, बस चीजें जो है वो इंटरचेंज होगी। आगे देखिए, अली अंडरस्टैंड द कमर्शियल पॉसिबिलिटीज ऑफ रमन इनोवेशन। कई बार होता नहीं बेटा, वो कहते नहीं कि हीरे को जौहरी परखता है। अब रमन ने बोला कि यार मैं ऐप बना सकता हूं, वो हो सकता है वो इस चीज के लिए देख रहा है कि नहीं नहीं यार ये तो मैंने लोगों की सहायता करनी है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स। लेकिन अब
अली तो सीए है, सीए तो सीए, ठीक है। उसने बोला यार देख तेरी सोच बहुत अच्छी है लेकिन इसमें पैसा भी बहुत कमा सकते हैं हम, ठीक है। जरूरी नहीं वहां से कमाना है, एडवर्टीजमेंट से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, वो मैं देख लूंगा, ठीक। तो यहां से इनकी कहानी शुरू होती है। दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं बेटा? फिलहाल के लिए इतना समझिए, इसको लास्ट चैप्टर में देखेंगे अगर डिस्कस करना हो, कि जो बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज जो आपको फाइनेंस करते हैं उन्हें फिलहाल के लिए हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट मानते हैं, ठीक है जी। तो अब ये दिमाग किसने लगाया यहां पे? किसका ज्यादा लगा, रमन का अली का? अली का। क्यों? देखो भेदभाव नहीं करना, तुम अली का बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम खुद सीए हो। ऐसा नहीं है बेटा, दिमाग दोनों का अपनी अपनी जगह लगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर गए। सपोज करो रमन ने ऐप बना ली, आगे कुछ भी नहीं ठीक है। सपोज करो अली ने फाइनेंस अरेंज कर लिया, उसका करना क्या है? घर वालों के तुम पीछे पड़े हो, वे पैसे दो पैसे दो, पैसे दे दिए घर वालों ने, उसके बाद क्या करना है पता ही नहीं तुम्हें। तो पैसा खर्चने के लिए सही जगह की जरूरत है, जो रमन ने दी। यही गवर्नमेंट और बिजनेस का आपस में रिश्ता है, ठीक है जी। बिजनेस गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस को स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं तो बिजनेस ग्रोथ करते हैं, ये चीज। आगे नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज की एक बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी रखी है। इन बांग्लादेश एज अ स्टेट पॉलिसी, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स इज अलाउड। ये मैंने पहले भी डिस्कस करी होगी पक्का, ठीक है जी। टोयोटा स्टीयर्स दिस पॉलिसी टू देयर फेवर। सेकेंड हैंड टोयोटा कार्स आर सोल्ड इन नंबर थ्रू टोयोटा अप्रूव्ड डीलर्स इन ढाका। ढाका पता है कहां है? कैपिटल इटसेल्फ बांग्लादेश की, ठीक है। Refurbished cars collected from buyback scheme are sold in Dhaka market. बेटा समझ में आ रहा है ये बिजनेस डील क्या हो रही है? एक बार फिर से पढ़ लो, नहीं पल्ले पड़ रही तो इसको दिमाग में बसाओ, क्या कर रहे हैं वो लोग। एक बात बताइए, चीज को एक बार में बेचने में फायदा है या रेंट पे देने में? वैसे इसका आंसर होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन थिंग टू थिंग, ठीक, अलग अलग चीजें हैं। हम यूजुअली ये चीज बोलते हैं कि रेंट पे देने का जो, अगर हम एक सिंपल सा एक बेनिफिट देखना चाहें तो ये होता है कि रेंट कई बार हमारे पैसे बहुत जल्दी पूरे कर देता है और उसके बाद जितना भी पैसा आता है वो सारा सरप्लस। सपोज करो तुम कोई आइटम लेकर आए 18,000 की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम उसको एक बार यूज करने का जो रेंट दे रहे हो वो 5,000 कर रहे हो, ठीक। नो डाउट हर बार रेंट जो है वो कम भी होता जाएगा क्योंकि चीज यूज होती जाएगी, ठीक है ना। 5,000 का 4800 हो गया, फिर 500 भी कई बार कम हो जाता है, 4300 हो गया। लेकिन जब आप देखोगे तो 5 या 6 बार में ज्यादा तुम्हारे 18,000 पूरे हो जाएंगे, ठीक। एक बार में बेचते तो कितने का बेचते? 19,000 का या 20,000 का। अब 6 से जब तुम 7वीं बार जाओगे तो जो प्रॉफिट तुम्हें 2,000 का मिलना था, अब वही प्रॉफिट तुम्हें कम से कम नहीं तो 3,000 तो देकर जाएगा, और अगर फिर से दे दिया तो 1,500 और। सारी आर्बिट्ररी एग्जांपल्स, लेकिन इसी वजह से रेंटेड पे काम ज्यादा दिया जाता है। अब यहां पे टोयोटा की पॉलिसी को समझिए, इन्होंने बहुत दिमाग से काम किया है। अगर आप लोग आज भी बाहर जाके देखेंगे, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे टोयोटा की आज भी टैक्सेस चल रही हैं, ठीक। टोयोटा हालांकि मतलब एक हम अपर मिडिल क्लास वाली अच्छी गाड़ियों में भी उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे चल रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई वहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक। अब उन्होंने दिमाग देखिए कैसे लगाया, हमें पता है जैसे ही शोरूम से गाड़ी बाहर निकली उसका प्राइस गिर जाता है, ठीक, और ज्यादा मात्रा में गिरता है। वी आर नॉट हैविंग अ नंबर, लेकिन ज्यादा मात्रा में गिरता है। लेकिन जब आप उसे खरीदेंगे और भी सस्ता खरीदेंगे। अब जब तुमने उसे वापस खरीदा और जब तुमने उसे रिफर्बिश करके आगे बेचा तो उसकी कॉस्ट में भी तुम कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कमा लो। ये तो हुआ बेचने और खरीदने का काम, और उसके बाद उसको भाड़े पे देने पे, रेंट पे जाने पे और भी फायदा होगा, मंथली इनकम सेट हो जाएगी, ठीक। ऐसा ही कुछ कर रही थी टोयोटा। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी इन इंडिया एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स। लेकिन सर हिंदुस्तान में तो बिकती हैं इंपोर्टेड गाड़ियां, बिकती है नहीं बिकती?
कभी सोचा है कि वो कंपनीज क्या हिंदुस्तान में चल कैसे रही हैं? वो वेंचर्स के नाम से चल रहे हैं बेटा, और वो भी जॉइंट वेंचर्स के नाम से, या फुली ओन्ड सब्सिडरी बनी होती है यहाँ पे। ठीक, बड़ी से बड़ी कंपनी को किसी ना किसी हिंदुस्तानी कंपनी ने क्या किया होगा? एक्वायर। क्यों, क्या जरूरत है? सर ये रहा चैप्टर का नाम, गवर्नमेंट। ठीक, चलिए आगे। अब टोयोटा मैन्युफैक्चर्स कार्स इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स। बेटा बहुत बड़ी कंपनी है किर्लोस्कर मोटर्स, इतना आप लोगों को मुझे पता है नहीं कि शायद ना ही पता हो, किर्लोस्कर मोटर्स बहुत ज्यादा मशहूर कंपनी, और आज की नहीं है ये, आज से 25-30 साल पहले की कंपनी। ठीक, आगे पढ़िए इसके बारे में। एवरी नेशन डिफाइंस इट्स नोड ऑफ गवर्नेंस थ्रू अ नंबर ऑफ पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज आर डिस्क्राइब्ड एज पब्लिक पॉलिसीज। जो भी पॉलिसी बेटा पब्लिक के लिए बनाई जाती है उस पॉलिसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पब्लिक पॉलिसी। All large corporate houses align their corporate policies according to the set of government policies of the host nations. ठीक, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, देखो बेटा बिजनेस एक भूख है, समझो इस चीज को। भूख किस चीज की है? ग्रोथ की, प्रॉफिट की। अब उसके लिए तुम कभी रुकोगे नहीं। अब वो कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी, वो रुकेगी नहीं, वो बोलेगी नहीं नहीं हमें तो और ग्रोथ की जरूरत है, हमें तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। इंटरनेशनल लेवल में भी ऐसा नहीं आप एक बार में सारे देशों में कवर कर जाओगे। नेस्ले है, उन्होंने 70% देशों को कवर कर रखा है, लेकिन अभी भी उनकी भूख खत्म थोड़ी हुई है। और अगर तुमने 100% नेशंस कवर कर भी लिए, तुम प्रोडक्ट ऐड कर दोगे। और अगर तुमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, अब तुम बोल रहे हो अब हम सेटिस्फाई हैं, इतने में लोगों का दिमाग चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं अभी ये तो पुराना हो गया, नया लेके आओ। बिजनेस तो ऐसे चलता है। ठीक है जी। तो अब देखिए जो हिंदुस्तान का पॉलिसी फ्रेमवर्क था वो कैसा था। ये थोड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं लेकिन जरूरी हैं, जितनी रेलिवेंट है उतनी यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि यहाँ पे एक एम्परर का नाम लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इन्होंने एक पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड एक बुक लिखी थी, इसमें क्वेश्चन यही है, और उस किताब का नाम आपके सामने है, अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत रेलिवेंट बुक थी। ठीक, देखिए पढ़िए जरा, यहाँ पे लिखा गया हुआ है। अब यहाँ पे आपके सामने कंफ्यूजन क्या हो सकती है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अर्थशास्त्र लिखा था? नहीं, चाणक्य। ठीक, ये मैंने उस वक्त भी आपको याद करवाया होगा जब पहले आप लोगों को ये लेक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आपके सामने आता है। उसके बाद अगली अगली रिफॉर्म कब आई, समझिए जरा। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, ही इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी। On the other hand, Gupta defined various policies on taxes, trade and welfare या warfare, जो भी है। तो अब यहां पे जरा समझना इस चीज को। ठीक है, यहां पे सिर्फ पॉलिसीज के बारे में बता रखा है। अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन क्या आ सकता है? सर किसने इंट्रोड्यूस करी थी पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी? आंसर इज अशोका द ग्रेट। ठीक, बन सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ो। फिर आई अगली बात, ये वाली लाइन नहीं भूलती यूजुअली बच्चों को। क्यों नहीं भूलती? फिल्म देखी हुई है सबने, इस वजह से नहीं भूलती। इन दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स। देखी है सबने मूवी पद्मावत? हाँ, यस आई, सबने देखी, किसने नहीं देखी? बेटा देश तरक्की कैसे करेगा? चलिए समझिए। तो अब उसमें भी अगर आप देखेंगे रोल, अगर मूवी में भी, जिन बच्चों ने नहीं भी देखी हुई जरा समझिए, तो रणवीर सिंह का जो रोल है वो बड़ा स्ट्रिंजेंट सा रोल दिखाया है, बड़ा सख्त वाला। ठीक, तो उसी के हिसाब से यहां पे उसके बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक इंट्रोड्यूस करी थी बहुत ही स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कड़क, सख्त। ठीक है जी। Whereas during the time of Akbar the Great, land reforms were introduced under the leadership of Todermal. तो यहाँ पे क्या आपके सामने दो क्वेश्चंस आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। Who introduced stringent tax reforms? Answer will be अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और अकबर द ग्रेट के टाइम पे किसके राज में? टोडरमल के राज में क्या बना था? लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जी। एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इन्हीं में से निकल के आए होंगे, एक भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारा काम हो जाना। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताया गया है, जो अक्सर मैं पूछता होता हूं बच्चों से। ठीक, आपके सामने भी क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर का 1% चांस है कि आप लोगों को शायद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिले। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको लाइंस नहीं लिखनी होंगी। ठीक, इट विल बी वन वर्ड, हो सकता है मिले, श्योर नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स की गवर्नेंस होती है? यहाँ पे आपके सामने 5 है: ओलिगार्किक, मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी, टायरनी एंड
डेमोक्रेसी, इसमें और कुछ खास नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे, पॉलिसी इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमीज। देखिए बेटा यहां पे समझाया जा रहा है, पहले वाले पैरा में ये चीज बताई जा रही है आप लोगों को यहां पे कि हिंदुस्तान में पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या चल रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमीज में क्या चल रहा था ये चीज भी बताई जा रही है, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से सीधा यहां पे आना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट पे। इसका क्या करना है आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ओके जी। चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या निकल के आ रही है वो है एल पी एंड जी। आप सबने इसके बारे में सुना, 1991 में आई, राइट। कौन लेकर आया था, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है जी। क्या थे उस वक्त वो, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब उन्होंने ये 3 पॉलिसीज क्यों इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि आसपास के देशों में या वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें चल रही थी। सर सबसे पहले आया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि सर कारोबार में दिक्कत आ रही है, फाटक उठा दो, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दो, फ्री ट्रेड पॉलिसी करो। अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं होगी तो एक्सपेंशन का स्कोप, ग्रोथ का स्कोप खत्म हो जाएगा। यही रीजन था, और क्या रीजन था, ठीक। और दूसरी तरफ आई प्राइवेटाइजेशन। सर चलो ठीक है, मान लिया हमने लिबरलाइजेशन आपने करवाई, सरकार ने बहुत अच्छी चीज करी, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ भी हुई, प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत थी सर। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा याद रखिए हमेशा, ग्रोथ के लिए आपको एक हेल्दी कंपटीशन की जरूरत है। जब एक गवर्नमेंट यूनिट दूसरे गवर्नमेंट यूनिट से लड़ाई कर रहा था ना, तो वो दोनों तरफ भूख नहीं थी। क्या नहीं थी, किस चीज की, ग्रोथ की या प्रॉफिट की। फिलहाल उस वक्त प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। तो वो हुआ क्या, तुम सपोज करो रेस में भाग रहे हो, तुम थक गए, छोड़ यार कौन भागा, तुम्हारे साथ हो रहा, मैं भी थक गया, बैठ जा ठीक है। तो काहे की रेस, एक पीछे से भागा भागा आया, भाई मैं जाऊंगा, मैं करूंगा आज कमाल। कई बार ऐसे ही बैठे होते, चल जान दे उन यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसे यूनिट्स भी थे हमारे। लेकिन फिलहाल हमें कंपटीशन की जरूरत थी, हमें नए आइडियाज की जरूरत थी। गवर्नमेंट बिजनेस जो भी आज भी गवर्नमेंट यूनिट्स चल रहे हैं वो विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट चल रहे हैं, वो हमेशा एक दायरे के अंदर काम करते हैं, ठीक है। वो दायरा कहीं हद तक सही है, कई हद तक गलत भी है, कि इसमें क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पब्लिक के लिए सोचा जा रहा है, जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक में हर तरह का क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को यूज किया, ठीक। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, प्राइवेटाइजेशन इसलिए आनी चाहिए तो हमें हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट यूनिट के इज इक्वल टू के बाद वाले गवर्नमेंट यूनिट है ना, जो सिक यूनिट से, भैया इनको बेचो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, यहां से पैसा निकालो और कहीं और लगाओ। ये उस वक्त की सोच थी। और अगर 1991 में ये पॉलिसीज ना आती, आपकी किताबों में यही चीज लिखी जाती है, तो देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिर, ठीक। तो यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये कौन सी कंपनीज के बारे में यहां पे टेलिक में आपने लिखा हुआ है। टाटा टेलीकॉम ने बेटा वीएसएनएल को, विदेश संचार निगम लिमिटेड को एक्वायर कर लिया था, कौन से साल में, साल 2000। ये वो वक्त है जब टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही थी, टाटास, ठीक। इसके बहुत साल बाद इन्होंने एक चीज लॉन्च करी थी, शायद आपको पता हो, डोकोमो, सुना है। ये जो जियो की आज पॉलिसीज हैं, ये डोकोमो ने कभी लॉन्च करी थी, क्या था, 54 रुपए में 10,000 SMS, जिसको नहीं भी मैसेज करना उसको भी दुनिया मैसेज कर रही थी 10,000 मैसेज ही नहीं खत्म होते थे इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रमोशन। कभी आपने सुना है गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ से कोई ऐसी प्रमोशनल स्कीम्स आई हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में भूख थी, ग्रोथ की भूख थी, प्रॉफिट की भूख थी, तो इसकी वजह से यहां पे ये चीज करी, ठीक। लेकिन फिर भी सर क्या हमें गवर्नमेंट कंपनीज को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए ना, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ पैसा आज भी लोग सिक्योर्ड फील करते हैं, ठीक। सरकार, अब एक बात बताओ, अगर टीवी पे कुछ कोई प्राइवेट ओनर आके कुछ बोल रहा है, हमें उस पर ज्यादा जल्दी भरोसा होता है
या अगर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा आके कुछ बोला जा रहा है उस पर ज्यादा जल्दी भरोसा होता है? ठीक, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आज भी लोगों का भरोसा जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट यूनिट्स पे, तो इसी वजह से वो जरूरी, और वो जरूरी भी है चीज। फिर अगला आ जाता है बेटा आपके सामने ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अब इसकी क्या जरूरत है सर? ठीक है जी, हम मान गए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करने दो, हमारे देशवासियों को ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी देशवासियों को प्राइवेट में काम भी करने दो, ठीक, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये गलत किया जी, गलत किया ना ग्लोबलाइजेशन? क्यों? दिल से नहीं, मुंह से बोलो। अब कंपटीशन में नहीं जाना है। एक मिनट, एक एक करके जी बेटा। हाँ जी, चलो एक ये हो गया। हाँ जी जी, रिसोर्स वाला पॉइंट हो गया जी, टेक्नोलॉजी। और कुछ एक मैं लाइन सुनना चाहता हूँ अगर किसी बच्चे से मिल जाए। हाँ जी, अच्छा। ठीक है, इनका बेटा पॉइंट क्या था? इनका पॉइंट ये था कि सर जैसे अगर वो, अब जैसे हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करनी है, उनके बिजनेस को भी तो एक्सपेंशन करनी है, ये भी एफडीआई होएगी जी। ये तो आप रिजल्ट्स बताओ, आउटकम्स। एक बेटा सिंपल सा पॉइंट था ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, आप सब कुल मिला के एक ही बात बोल रहे हो कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट होगा, सब चीजें होंगी। सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन बच्चा बोला था, टेक्नोलॉजी का। कई बार एक देश के पास, कई बार क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है, एक देश के पास सब कुछ नहीं होता, उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करवाना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, मुफ्त में तुम्हें कोई कुछ क्यों देगा? चाहे ग्लोबल लेवल पर ही सही, कारोबार तो कारोबार है। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अगर बाहर से रिसोर्सेज आएंगे तो प्राइवेट ओनर्स या तो अदर ट्रेडर्स उसको यूज कर पाएंगे। अब सीधी बात है, तुमने सबको इकट्ठा कर लिया मैस में, मैस मतलब समझ रहे हो ना, किचन, ओके, तुमने सबको, चलो भी चलो खाना खिलाएंगे तुम्हें, सब तैयार हो गए, तू भी खाना खाएगा, तू भी खाना खाएगा, तू भी खाना खाएगा, किचन खोली नहीं, खाना कहां से खाओगे? तो यही चीज थी, ये एलपीजी जो पॉलिसी थी ये लिंक्ड थी आपस में। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पहले अपने लोकल वेंडर्स को बोलो, फिर साथ में उनको ये बोलो अब तुम प्राइवेट में भी काम, प्राइवेट ओनर्स भी काम कर सकते हैं, सिर्फ सरकारी नहीं काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब बाहर से भी आन दो, और जैसे ही बाहर से उन्होंने गेट्स ओपन किए तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ही बेटा हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो बातें आप लोग कर रहे थे वो सारी चीजें ओपन हो गई। इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। Globalization refers to taking of restrictions in export and import of goods and services. It also covers the measures of lifting the trade ban. ओके जी, ठीक। इसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाने के लिए लिबरलाइजेशन वहां पे वर्ड यूज किया गया। इसके बारे में मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, तो उसके बारे में हम लोग एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो समझ में आया आपको एलपीजी क्या है? ओके जी, तो अब सर आपने बोला था इसके बारे में हमें कुछ बताओगे, ठीक है जी। तो अब यहां पे बेटा क्या था, इसमें आपको दो गुटों की कहानी बता रखी है। गुट मतलब समझते हो? ग्रुप्स। एक जो कम्युनिस्टिक मॉडल फॉलो कर रहे थे, कम्युनिस्टिक मॉडल कौन सा हुआ, सख्त वाला या लाइट वाला? सख्त वाला, जिसमें सरकार अपनी चलाएगी या लोगों की सुनेगी? अपनी चलाएगी। तुम्हारी ओपिनियन क्या उनके लिए रेलिवेंट होगी? नहीं होगी। ऐसी भी कुछ स्टेट्स थी, ठीक, कुछ ऐसी थी जो ज्यादातर किसमें काम कर रही थी, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, ठीक। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में यहां पे मैं यूएस का नाम ढूंढ रहा हूं कहीं पे, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट लाइन में है, हाँ ये रहा। In the contemporary world, the strong economies like US, European nations like Germany, France, Switzerland, Denmark, Sweden, and Japan from Asia have clear-cut policies on governance, economy, market, taxes, and duties, and military spending. ठीक है जी। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश थे जो एमर्ज हो रहे थे, जिसमें आपको चमकता दिखेगा हमारा भारत देश, ब्रिक्स। अब इसमें आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक, कि भाई मेरे को बताओ जरा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कौन कौन सी थी, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज के नाम तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। पूछेगा तो क्या, ब्रिक्स की फुल फॉर्म, ये आपके सामने नाम है, ब्राजील,
रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, ठीक है जी। इनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिस्टिंक्ट थी, क्योंकि ये देश ना थोड़े से उलझे हुए थे। इसमें सबसे पावरफुल रशिया था, ठीक। ये देश थोड़े से उलझे हुए थे कि फॉलो किसको करें, ठीक है। तो जो बोलता था इधर चलो ये वाला बढ़िया है उधर चलो वो वाला बढ़िया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है जी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्टेट्स। अब इसमें देखो जी बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, जहां लोगों की हर एक बात सुनी जाती है और उसे इग्नोर किया जाता है बेटे देखिए बेटा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टिक मॉडल जो है इसे ही कहा जाता है। The erstwhile Soviet Union used to set highly controlled public policy। बेटा सोवियत यूनियन क्या थी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले शायद कर रखा हो, मैं फास्ट ट्रैक बैचेस में ना कर रखा हो, लेकिन यहां पे अभी समझाने की जरूरत नहीं। तो अब यहां पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज की बात करी गई, जिसपे हम लोगों ने अभी चर्चा करी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें कौन से साल में मिली थी, 1947, और ये पॉलिसीज आई 1991 में। 47 से लेकर 91 तक कई तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं बेटा, लेकिन कोई भी देश की इकोनॉमी को बचा नहीं सकी थी अच्छे से। इसी वजह से इसे मेजर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो मीनिंग ऑफ पॉलिसीज है बेटा, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है जी। अब आप लोगों ने कहां तक पढ़ के आना है, बेटा जी यहां तक, पेज नंबर 103 एंड तक, ठीक। मेकिंग ऑफ लॉ और पब्लिक पॉलिसीज के बारे में जो जो मैंने डिस्कस बीच में करना होगा मैं करूंगा आप लोगों से। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।